हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी राजस्थान बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की जो सेकंड टेक्स्ट बुक है रेजोल्यूशन, उसका ये चैप्टर पढ़ेंगे, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। एक पुल के ऊपर एक वृद्ध व्यक्ति, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे उन्होंने लिखी है और इसमें एक देश है यूरोप के अंदर जिसका नाम है स्पेन, है ना। उस स्पेन के अंदर एक बार गृह युद्ध हुआ था और ये जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, जो इसके लेखक हैं, ये उस गृह युद्ध में पत्रकार की भूमिका निभा रहे थे, जर्नलिस्ट थे ये, और इन्होंने उसकी स्टोरी जो थी वो लिखी थी अखबार में। तो इस कहानी के अंदर जो सोल्जर दिखाया गया है वो सोल्जर एक्चुअली में वही हैं, वो पत्रकार हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो गृह युद्ध का मतलब इंग्लिश में इसको सिविल वॉर बोलते हैं हम। सिविल वॉर क्या होता है? देखो, एक तो युद्ध होता है जब हमारा किसी देश दूसरे देश के साथ युद्ध होता है ना, किसी अन्य कंट्री के साथ युद्ध होता है। और दूसरा, अगर हमारे देश के अंदर ही किन्हीं दो पार्टियों के मध्य, है ना, सत्ता को लेके, है ना, मतभेद हो जाएं और उनमें आपस में युद्ध हो जाए, ठीक है ना, या जो सत्ताधारी दल है और आर्मी है, जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर होता रहता है वहाँ, है ना, बहुत बार, यानी जो आर्मी होती है वो वहाँ की चुनी हुई सरकार को क्या कर देती है? अपदस्थ कर देती है, हटा देती है वो, है ना। तो ये ओल्ड मैन एट द ब्रिज वो कहानी है। तो इसमें क्या है कि युद्ध किसी भी प्रकार का हो, चाहे किसी दूसरे देश के साथ हो या देश के अंदर हो, उस युद्ध के अंदर लड़ती तो सेनाएं हैं, है ना, या दो विशेष पार्टियां लड़ती हैं या दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन उस युद्ध में बहुत सारे जो निर्दोष लोग होते हैं वो कष्ट उठाते हैं, उनको अपनों से बिछुड़ना पड़ता है। तो उस ही दर्द को इसमें बहुत मार्मिक शब्दों में बयान किया गया है। An old man with steel-rimmed spectacles, with dusty clothes, sat by side of the road. एक वृद्ध व्यक्ति जिसके स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, है ना, स्टील रिम्ड चश्मा होता है, और स्टील रिम्ड का मतलब होता है जैसे ऐसे गोल गोल, जैसे गांधी जी का चश्मा था ना, इस तरह का, यूँ ऐसे यूँ, है ना, इस तरह का चश्मा जो है ना, तो स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं उसने, और बहुत ही धूल भरे कपड़े हो रखे हैं उसके, मैले हो रखे हैं, और वो सड़क के किनारे बैठा हुआ है। देयर वाज ए पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर, है ना। अब पॉन्टून ब्रिज क्या होता है? अस्थाई ब्रिज होता है, जैसे नदी है कोई, है ना, तो इसमें ईब्रो, है ना, एक है जगह और नदी है, उसके ऊपर एक ब्रिज है। ब्रिज कैसा बनाया हुआ है? अस्थाई। जैसे हमारे देश में आपको पता है जब वो कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, ठीक है ना, तो वहाँ क्या है, अस्थाई पुल बना देते हैं। तो उसमें क्या है, नीचे इस तरह से ड्रम रख देते हैं, है ना, ऐसे ड्रम होते हैं ना, बड़े बड़े ड्रम रख देते हैं, एक के बाद एक सटा के ड्रम रख देते हैं, और ये ड्रम अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं ये ड्रम्स जो होते हैं वो, ठीक है ना, और इनके ऊपर फिर वो ऐसे पट्टे लगा देते हैं लकड़ी के, ऐसे लकड़ी के पट्टे लगा देते हैं, तो इन पे फिर आराम से आदमी चल सकते हैं। तो ये अस्थाई हुआ, उनको बाद में हटा लेते हैं, पट्टों को हटा लेते हैं, और जो ड्रम है, तो ये ड्रम क्या करते थे, उस पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अस्थाई ब्रिज हो गया, पुल हो गया, पॉन्टून ब्रिज जिसको बोलते हैं। तो नदी पर एक अस्थाई ब्रिज बना हुआ था, पुल बना हुआ था, और जो घाट्स थी, गाड़ियाँ थीं, ट्रक्स थे, आदमी, औरत और बच्चे उसको क्रॉस कर रहे थे, उस ब्रिज को, नदी के ऊपर से उस पुल को क्रॉस कर रहे थे। The mule drawn carts staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels, है ना। म्यूल बोलते हैं खच्चर, जैसे एक होता है घोड़ा और एक होता है गधा, और इनके बीच का एक होता है जिसको बोलते हैं खच्चर। तो वो उससे गधे से थोड़ा बड़ा होता है और घोड़े से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो उसका हाइब्रिड है वो, एक तरह शंकर है वो, ठीक है ना। तो खच्चरों द्वारा खींची जा रही गाड़ियाँ, स्टैगर लड़खड़ा के चलना, स्टैगर अप ऊपर की ओर, स्टीप यानी तेज ढाल वाले जो किनारा है उसका, उसकी ओर चली जा रही थी। फ्रॉम द ब्रिज, उस पुल से, विद सोल्जर्स, और जो सिपाही लोग थे, हेल्पिंग टू पुश, वो मदद कर रहे थे उनको धकेलने में,
अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स, पहियों की जो उसकी ताड़ियाँ होती हैं, जैसे ऐसे पहिया होता है कि नहीं होता है, तो इसमें ऐसे जैसे साइकिल के पहिया होता है उसमें छोटी छोटी ताड़ियाँ होती हैं, और जैसे बड़े पहिए होते हैं उनमें लकड़ी की ऐसे बड़ी ताड़ियाँ होती हैं। तो ऐसे इनको धक्का लगा के, ताड़ियों को धक्का लगा के आगे की तरफ ऐसे धकेल रहे होते हैं। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, है ना। तो जो ट्रक्स थे वो सबसे आगे चल रहे हैं, है ना, इन सबके आगे आगे चल रहे हैं। द पीजेंट्स प्लोडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। एंकल डीप डस्ट का मतलब क्या है कि इतनी धूल है उसमें, इतनी रेत हो रखी है कि एंकल तक आ जाए, उसके टखना बोलते हैं ना, एंकल हमारे पैर का जो टखना होता है ना, उतनी उतनी उसके अंदर क्या हो रखी है, रेत हो रखी है। और जो पीजेंट्स हैं, किसान जो हैं, उसके अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, थके हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बट द ओल्ड मैन, लेकिन वो जो वृद्ध व्यक्ति है, बट द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, सेट देयर विदाउट मूविंग, वो बैठा हुआ है वहां पर बिना हिले डोले। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो इतना थका हुआ है कि अब वो आगे नहीं जा सकता है। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, मेरा यह काम था कि मैं ब्रिज को क्रॉस करके जाऊं। अब ये जिसने, ये नरेटर है जिसने ये कहानी लिखी है, तो वो खुद बता रहा है कि मेरा काम क्या था कि मैं उस ब्रिज को क्रॉस करके जाऊं। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, है ना, और ब्रिज हेड का मतलब होता है उसका जो फार एंड होता है ब्रिज का, आगे जाके वहाँ तक मैं पहुँचूँ और उसके आगे जाके नज़र दौड़ाऊँ। एक्सप्लोर का मतलब होता है नज़र दौड़ाना। ब्रिज हेड पे पहुँच के आगे की ओर नज़र दौड़ाऊँ। एंड फाइंड आउट, और पता करूँ, टू वॉट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, कि किस बिंदु तक जो शत्रु है उस वो आगे आ चुका है। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया, मैंने ब्रिज हेड पे जाके उसको एक्सप्लोर किया, देखा। एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और ब्रिज पर वापस लौट आया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ, अब ज़्यादा कार्ट्स बची नहीं थी, अब ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बची थी। तो इसका मतलब क्या है, ये गाड़ियाँ किन की हैं? ये बेटा वहाँ स्पेन के अंदर गृह युद्ध हो रहा है, तो लोग एक स्थान को, जो खतरे वाला स्थान है, वहाँ से खाली कर करके लोग सुरक्षित स्थानों की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देयर वॉज नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ, अब ज़्यादा गाड़ियाँ बची नहीं थी। एंड वेरी फ्यू पीपुल ऑन फुट, और बहुत कम लोग पैदल पैदल, बट द ओल्ड, पैदल पैदल जा रहे थे। बट द ओल्ड मैन वाज स्टिल देयर, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति अभी भी वहीं बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, आप कहाँ से आए हैं, मैंने उससे पूछा। फ्रॉम सैन कार्लोस, अब देखो इसमें सैन में एस बड़ा है, कार्लोस में सी बड़ा है, इसका मतलब जगह का नाम है ये, है ना। मैं सैन कार्लोस से आया हूँ, यानी ये संज्ञा है, ठीक है। मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। ही सेड एंड स्माइल्ड, उसने कहा और वो मुस्कुराया। अब मुस्कुराने की बात क्यों मुस्कुराया, ये आगे दे रखी है। दैट वाज हिज नेटिव टाउन, वह उसका मूल कस्बा था, है ना, उसका खुद का जन्म वाला कस्बा जो होता है, जहाँ पे जन्म होता है व्यक्ति का, उसको नेटिव बोलते हैं, ठीक है ना, जन्म स्थान। तो उसके जन्म स्थान वाला कस्बा था ये सैन कार्लोस। एंड सो, इसलिए, इट गेव हिम प्लेजर, इसलिए उसे खुशी हुई, टू मेंशन इट, इसे बोलने में, इसको, इसका वर्णन करने में। जब हम खुद की कोई चीज़ का वर्णन करते हैं तो हमको क्या होती है, खुशी होती है। एंड ही स्माइल, और इसीलिए उसने क्या दी थी, स्माइल दी थी। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बोला मैं तो बस जानवरों की देखभाल कर रहा था। ओह, आई सैड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ओह, कुछ न समझते हुए, है ना, पूरी तरह बात न समझते हुए मैंने कहा ओह। यस, ही सेड, हाँ उसने कहा। आई स्टेड, यू सी, आपको पता है, यू सी यानी आपको पता है, मैं तो रुका हुआ था, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, मैं अंतिम व्यक्ति था जिसने सैन कार्लोस को छोड़ा था, यानी सब लोग वहाँ से पलायन कर चुके थे, मैं अंतिम व्यक्ति था जो वहाँ से रवाना हुआ था, और मैं तो बस कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस मात्र अपने जानवरों की देखभाल ही कर रहा था।
ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड नॉर ए हर्ड्समैन, है ना। अब देखो ये शेफर्ड जो होता है ना बच्चों, ये शीप से बना होता है। शीप, SSWB, शीप की क्या होती है, भेड़ होती है। तो एक तो भेड़ चराने वाला, है ना, और हर्ड्समैन यानी गड़रिया बोलते हैं इसको, है ना। तो ना तो वो गड़रिया जैसा दिखाई दे रहा था कि भाई ये भेड़ चराता होगा, नॉर ए हर्ड्समैन। हर्ड्समैन किसको बोलते हैं, जो अन्य प्रकार के पालतू जानवर जैसे, है ना, गाय भैंस, ठीक है ना, बकरी, इस तरह का जो पालन पोषण करते हैं, पशुपालक जो होते हैं उनको हर्ड्समैन बोलते हैं। तो वो जो व्यक्ति था वो ना तो शेफर्ड दिख रहा था, ना ही वो हर्ड्समैन दिख रहा था। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, है ना, और मैंने उसके काले धूल भरे कपड़ों की ओर देखा। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका जो ग्रे भूरे रंग का धूल भरा जो चेहरा था उसकी ओर देखा। एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और उसके स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स की ओर मैंने देखा। एंड सेड, और कहा उससे, व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन कौन से जानवर थे वो। यानी वो जो कह रहा था ना कि मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था, तो जो ये नैरेटर है ना, जो कहानीकार हैं, कथाकार हैं, ये कह रहे हैं भाई बता वो कौन कौन से जानवर थे। वेरियस एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जानवर थे। वेरियस एनिमल्स, ही सैड, उसने कहा। एंड शुक हिज हेड, और उसने अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। बहुत दुख हो रहा है उसको बेचारे को, है ना, बहुत दुख हो रहा है, मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। वॉट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड, फिर मैंने जोर दे के कहा, अरे भाई वो कौन कौन से जानवर थे। अब वो बता रहा है, देयर वर 2 गोट्स, 2 बकरियां थीं। एंड ए कैट, और एक बिल्ली थी। एंड देन देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स, और 4 जोड़े कबूतर थे। मैं तो इनकी देखभाल कर रहा था। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, और क्या आपको उन्हें छोड़ना पड़ा। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, है ना। आर्टिलरी का मतलब होता है बच्चों जो अम्यूनिशन होता है। अम्यूनिशन मतलब गोला बारूद तोप, है ना, जो भी युद्ध की सामग्री होती है ना, उसको बोलते हैं हम आर्टिलरी, ठीक है ना। जैसे मशीन गन होती हैं, तोप होती हैं, ये सब आर्टिलरी, है ना। मुझे आर्टिलरी की वजह से उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे क्या स्थापित हो गई थी उस गांव में जहाँ पे सैन कार्लोस में ये थे, वहाँ पे एक तोपखाना स्थापित हो गया था। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कैप्टन ने मुझसे कहा था आप जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या स्थापित होने जा रही है, आर्टिलरी स्थापित होने जा रही है। यहाँ पे अब ये तोपखाना बन गया है, एक तरह से छावनी बन गई है। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड, क्या तुम्हारे परिवार नहीं है, मैंने पूछा। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, उस पुल के दूसरे किनारे को, दूसरे सिरे को देखते हुए। वेयर ए फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, जहाँ पर अब कुछ लास्ट की अंतिम गाड़ियाँ, है ना, वर हरिंग डाउन, जल्दी जल्दी उतर रही थीं, द स्लोप ऑफ द बैंक, है ना, उस किनारे के ढलान से। नो ही सेड, नहीं। अब उसने पूछा था ना कि आपके परिवार है, आपके परिवार में कोई है, तब उसने कहा नो, नहीं। ओनली द एनिमल्स, मेरे पास तो बस क्या हैं, जानवर हैं। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, बिल्ली तो बिल्कुल ठीक होगी। अब वो व्यक्ति कह रहा है, वो जो वृद्ध व्यक्ति है, बिल्ली जो है वो तो निस्संदेह ठीक ही होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, एक जो बिल्ली होती है वो अपनी देखभाल कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, है ना, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि अन्य के साथ क्या होगा, कि अन्य के साथ, बेचारों के साथ, मेरे जानवरों के साथ क्या घटना घटित होगी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। What politics you have? I asked. मैंने पूछा, है ना, वो सिपाही है, जो सिपाही की भूमिका किसको दी गई है, वो जो जर्नलिस्ट है वो अपने आप को सिपाही स्थापित करके ये कहानी उसने लिखी है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट पॉलिटिक्स यू हैव, अरे भाई तुम किस विचारधारा से हो, अर्थात तुम किस राजनीति से हो, अर्थात तुम किस पार्टी से हो, तुम किस ग्रुप से हो।
वॉट पॉलिटिक्स यू हैव, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा भाई तुम किस राजनीति से हो, किस राजनीतिक विचारधारा से हो, तुम किसकी तरफ हो, क्योंकि जो गृह युद्ध हो रहा है ये किन के मध्य हो रहा है, दो पार्टियों के मध्य हो रहा है, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति कह रहा है आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मेरी तो कोई राजनीति नहीं है, मैं तो बिना राजनीति के हूँ भैया। ही सैड, उसने कहा आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं तो 76 वर्ष का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, मैं अब यहाँ तक 12 किलोमीटर चल के पहुँचा हूँ। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फार्दर, और अब मैं सोचता हूँ कि मैं अब और आगे ज़्यादा नहीं चल सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, मैंने कहा, सिपाही कह रहा है, मैंने कहा अरे भाई ये रुकने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, अच्छा स्थान नहीं है ये। इफ़ यू कैन मेक इट, अगर तुम कर सकते हो तो देयर आर ट्रक्स अप द रोड, वहाँ ऊपर सड़क पर ट्रक खड़े हुए हैं। वेयर इट फॉर्क्स फॉर टॉर्टसा, फॉर्क्स का मतलब होता है जैसे फॉर्क होता है, जैसे ये सड़क ऐसे आ रही है ना, फिर एक सड़क इधर की तरफ चली गई माना और एक तरफ ऐसे चली गई है ना, तो ये फॉर्क हो गया एक तरह से, है ना, जहाँ पे सड़कें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, छटती हैं जहाँ से, तो ये तो फॉर्क्स हो गया। अब टॉर्टसा का देखो टी बड़ा है, तो ये शहर का नाम है, ये स्पेन का क्या है, शहर है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि भाई ये रुकने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, अगर तुम कर सकते हो तो आगे चले जाओ, वहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं, है ना, और वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ से कहाँ के लिए छटती है, टॉर्टसा के लिए रोड छटती है। आई विल वेट ए वाइल, ही सैड, उसने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने, मैं थोड़ी देर रुकना चाहूँगा, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहूँगा। एंड देन आई विल गो, और तब मैं चला जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ट्रक जा कहाँ रहे हैं। टूवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, ये बार्सिलोना भी स्पेन का क्या है, एक शहर है ना। मैंने कहा, सिपाही ने कहा, ये बार्सिलोना की ओर जा रहे हैं। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सेड, उसने कहा, मैं तो उस दिशा में किसी को जानता ही नहीं हूँ। बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू अगेन वेरी मच, आपका पुनः बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बात सुन रहे हो, आप मुझे इतना गाइड कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। He looked at me very blankly and tiredly, उसने मेरी ओर देखा बिल्कुल सूनेपन से। ब्लैंकली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल निराशा जब किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है ना। He looked at me very blankly, उसने मेरी तरफ बिल्कुल उदास, उससे खालीपन से, सूनेपन से और थके हुए कर देखा। एंड सेड, तब कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी, क्योंकि वो अपनी चिंता को मेरे साथ बांटना चाह रहा था। विद समवन, किसी के साथ वो अपनी चिंता को क्या करना चाह रहा था, बांटना चाह रहा था, इसलिए वो बोला, द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली तो ठीक होगी, बिल्ली तो पूरी तरह से ठीक होगी। आई एम श्योर, ये मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि बिल्ली तो बिल्कुल ठीक होगी। देयर इज नो नीड टू अनक्वाइट अबाउट द कैट, बिल्ली के बारे में चिंतित होने की, अनक्वाइट का मतलब क्या है, चिंतित होना, परेशान होना, है ना। तो बिल्ली के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्ली क्या होगी, बिल्कुल ठीक होगी। बट द अदर्स, लेकिन अन्य का क्या होगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, भाई आप क्या सोचते हो उन अन्य जानवरों के बारे में, मेरे जो अन्य जानवर हैं, आपका क्या ख्याल है उनके बारे में। वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, अरे भाई क्यों, वो तो बिल्कुल संभवतया वो भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। सिपाही ने जवाब दिया, है ना, कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो जो अन्य जानवर हैं वो भी संभवतया बिल्कुल ठीक होंगे, ऑल राइट होंगे वो। यू थिंक सो, क्या आप ऐसा सोचते हो, वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो भी ठीक होंगे। वाई नॉट, क्यों नहीं, आई सेड, मैंने कहा। वॉचिंग द फार बैंक, दूर किनारे को देखते हुए। वेयर, जहाँ पर नाउ देयर वर नो कार्ट्स, अब वहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं बची थीं। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, अब वो वृद्ध व्यक्ति कह रहा है
लेकिन वो बेचारे मेरे जो जानवर हैं वो उस आर्टिलरी के अंदर क्या करेंगे, उस तोपखाने के अंदर वो करेंगे क्या, जब मुझे ही वहाँ से आर्टिलरी की वजह से छोड़ने के लिए कह दिया गया था ना। व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव, जब मुझे ही छोड़ने के लिए कह दिया गया था उस स्थान को, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, उस तोपखाने की वजह से, तो बेचारे वो जानवर क्या करेंगे वहाँ उस तोपखाने के नीचे रह के। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुमने कबूतरों का जो पिंजरा था वो खुला छोड़ दिया था। डिड यू लीव द डव, डव यानी वही कबूतर जो पीजन्स होते हैं ना, उन्हीं को डव बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो लेखक कह रहा है, जो सोल्जर है वो कह रहा है, डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, क्या तुमने जो कबूतरों का पिंजरा है उसको खुला छोड़ा था, उसके पिंजरे के दरवाजे को। यस, हाँ 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 मैंने खुला छोड़ दिया था। तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो भाई, देन दे विल फ्लाई, देन दे ऑल फ्लाई, है ना, तब तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, देन दे विल फ्लाई। अगर आपने उसका दरवाजा खुला छोड़ा है तो फिर तो वो उड़ जाएंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, अरे हाँ 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 आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, निश्चित रूप से वो उड़ जाएंगे, है ना। देखो बेटा, जब व्यक्ति चिंतित होता है तो उसको सामान्य जो चीज़ें हैं ना वो भी दिमाग में उसके में नहीं आती हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चिंताग्रस्त होता है कि सामान्य से सामान्य जो सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, वो उसके दिमाग में नहीं आते हैं। अब वो कह रहा अरे हाँ यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ वो तो उड़ जाएंगे, बट द अदर्स, लेकिन अन्य का क्या होगा। इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, अच्छा है मैं अन्य के बारे में सोचूं ही नहीं। ही सैड, उसने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इससे तो अच्छा है मैं अन्य के बारे में सोचूं ही नहीं, है ना। तो बेटा देखो ये वही है कि जब एक व्यक्ति, है ना, या एक व्यक्ति को अपने परिवार, है ना, क्योंकि जब युद्ध होते हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो या अपने देश के अंदर ही गृह युद्ध हो, तो जब पलायन करना पड़ता है तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है, कितना बड़ा कष्ट होता है। उस पीड़ा और उस कष्ट को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे बताते हैं बेटा, जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था, भारत पाकिस्तान का, तो कितने सारे लोग, है ना, यहाँ से वहाँ पलायन करके गए थे, वहाँ से ही वहाँ यहाँ पलायन करके आए थे, अपना बहुत कुछ छोड़ दिया उन्होंने। बड़ी कष्टकारी जो है वो घटना थी, ठीक है ना। तो ये जो दुष्ट राजनेता होते हैं दोनों तरफ ही होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं थे, हमारे देश में भी थे और उनके देश में भी थे, है ना। उन छोटे से स्वार्थों की वजह से, कि भाई खुद उन लोगों ने अपने स्वार्थों की वजह से और देश का विभाजन करा दिया, ठीक है ना। तो ये लेखक ने ये बताने की कोशिश की है ना, कि एक तरह से वो सोच रहा है कि देखो उसके वो चीज़ जो है ना, बिल्ली अपना ख्याल रख लेगी, कबूतर चलो ठीक है उड़ गए, लेकिन अब वो कह रहा है गोट का क्या होगा, मेरी बकरियों का क्या होगा, है ना। तो बात वहीं आ गई ना कि जब एक परिवार युद्ध की वजह से पलायन करना पड़ता है तो कुछ लोग तो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अब माना ले जैसे समझो आप वृद्ध माता पिता हैं, तो बेचारा कहाँ लेके जाएगा उनको, है ना। तो वही समझ लो, किसी को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि बस आपको आधे घंटे के अंदर यहाँ से खाली करके जाना है, तो व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो वही कह रहा है कि मैं अच्छा है अन्य के बारे में सोचूं ही नहीं। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, मैंने उससे निवेदन किया, अगर भाई आपने विश्राम कर लिया हो, अगर आपने विश्राम कर लिया हो तो मैं चला जाऊं। आई वुड गो, तो मैं जाना चाहूँगा। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, अब आप भी खड़े हो जाओ और जाने की, चलने की कोशिश करो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ही सैड, उसने कहा, एंड गॉट टू हिज फीट, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वे का मतलब होता है ऐसे, जैसे कोई शराबी व्यक्ति होता है ना, तो वो जैसे कभी इधर की तरफ करता है लड़खड़ाता है, कभी इधर की तरफ लड़खड़ाता है, ऐसे ऐसे अस्थिर रूप से चलता है, तो उसको बोलते हैं श्वे। कभी इधर की तरफ झुकना, कभी इधर की तरफ। अब वो बेचारा वृद्ध व्यक्ति है, कितने किलोमीटर चल के आया था, दिखाया था ना इसमें कि 76 वर्ष का तो वो वृद्ध है और 12 किलोमीटर चल के आया। सोचो, बहुत होता है ना पैदल चल के आना, और फिर इतनी मानसिक पीड़ा के अंदर, है ना। तो वो एक तरह से लड़खड़ा रहा है चलते समय, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। एंड देन सेट डाउन, तो वो खड़ा हो गया, थोड़ी देर लड़खड़ाया और फिर वापस से बैठ गया। बैकवर्ड इन द डस्ट, पुनः किस में बैठ गया, उसी धूल के अंदर वो बैठ गया, अर्थात उससे चला ही नहीं जा पा रहा है।
आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो बस जानवरों की देखभाल कर रहा था। ही सेड डली, डल का मतलब बहुत धीरे से बोला, बड़े उदास होकर बोला। बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन अब वो मुझसे नहीं बोल रहा, बस अपने आप ही बुदबुदा रहा है वो कि मैं तो बस मात्र जानवरों की ही तो देखभाल कर रहा था, मुझे उन्होंने वहाँ से क्यों भगाया। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, बस मैं तो जानवरों की ही देखभाल कर रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, अब लेखक जो हैं, जो सोल्जर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे है ना, देखो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे इन्होंने लिखी है ये, तो ये कह रहे हैं देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उस व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता था, उसकी मैं क्या सहायता करूं। इट वॉज ईस्टर संडे, आज ईस्टर संडे था, है ना। आपने देखो एक इनका क्रिश्चियंस का एक त्यौहार होता है बच्चों जिसको बोलते हैं गुड फ्राइडे, है ना, तो वो फ्राइडे के दिन आता है और फ्राइडे के बाद फिर आएगा सैटरडे और फिर आएगा संडे। तो फ्राइडे के बाद जो अगला संडे, एक दिन छोड़ के जो संडे आता है या 2 दिन बाद जो संडे आता है उसको हम ईस्टर संडे बोलते हैं, है ना। उस दिन कुछ प्रेयर्स वगैरह करते हैं, उस संडे को स्पेशल प्रेयर्स होती हैं चर्चेज के अंदर, है ना। तो अब वो कह रहा है देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, अर्थात मैं उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। इट वाज ईस्टर संडे, आज ईस्टर संडे था। एंड द फासिस्ट्स वर एडवांसिंग टूवर्ड्स इब्रो, और जो फासिस्ट थे, अब देखो इसमें फासिस्ट आया है, फासिस्ट क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा थी ये उस समय की, है ना। उस समय का जो यूरोप था, जिसमें उसका नाम सुना है आप लोगों ने, जो हिटलर था, तो ये फांसी जिसको बोलते हैं, फांसी बोलते हैं उनको हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फासिस्ट्स बोलते हैं, है ना। ये एक राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है ना, राजनीतिक पार्टी समझ लो आप अभी, है ना। तो ईस्टर संडे का दिन था और जो फासिस्ट्स थे वो आगे बढ़े चले आ रहे थे इब्रो की तरफ, है ना। इब्रो क्या है, एक नदी है जो स्पेन के अंदर बहती है ना। तो इब्रो की नदी की तरफ वो बढ़ते हुए चले आ रहे थे। इट वाज ए ग्रे ओवरकास्ट डे, ग्रे ओवरकास्ट डे का मतलब होता है बादल छाए हुए थे आसमान पर, है ना। विद ए लो सीलिंग, बहुत नीचाई तक, है ना, बहुत नीचे आसमान में बादल छाए हुए थे, है ना। जब बादल छाए होते हैं ना तो बरसात होने वाली होती है, ऐसे समझो आप, तो बहुत बादल कहाँ आ जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो इट वाज ए ग्रे ओवरकास्ट डे विद लो सीलिंग, है ना, बहुत नीचाई तक बादल छाए हुए थे। सो देयर प्लेन्स, इसलिए उनके जो लड़ाकू विमान थे, जो फासिस्ट जो थे उनके जो लड़ाकू विमान थे, वर नॉट अप, वो उड़ नहीं पा रहे थे, है ना। देखो अब इसमें लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है कि बेचारा कितना दुखी है वो वृद्ध व्यक्ति। अब उसके भाग्य में सिर्फ इतना सा सुख है, कितना सा सुख है कि आज क्या है, ईस्टर संडे है। तो ईस्टर संडे को नॉर्मली क्या होता है कि जो ये क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं वो प्रेयर्स करते हैं, या ये मान के चलो कि युद्ध विराम रहता है उस स्थिति में, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि जब वो आती है, क्या नाम, रमज़ान होता है ना, तो उस समय ये जो आतंकवादी होते हैं, है ना, वो क्या नहीं करते हैं, हमला वगैरह नहीं करते हैं, शांति रखते हैं, वो प्रेयर्स करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो आप इसको। तो इट वाज ए ग्रे ओवरकास्ट डे विद ए लो सीलिंग, सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, इसलिए उनके हवाई जहाज, जो उनके जो लड़ाकू विमान थे वो ऊपर नहीं उड़ पा रहे थे, है ना। तो एक तो उसके लिए सुख की बात ये थी, या उसका सौभाग्य कह लो, है ना, कि पहली चीज़ तो ये थी कि उस दिन क्या था, ईस्टर संडे था, है ना। और दूसरी चीज़ क्या थी कि बादल छाए हुए थे, जिससे कि उनके विमान जो थे वो उड़ नहीं पा रहे थे। तो लेखक कह रहे हैं कि उसके सौभाग्य में सिर्फ ये 2 चीज़ थी कि अगर ईस्टर संडे नहीं होता या बादल साफ होते तो अब तक तो क्या हो चुका होता, हमला हो चुका होता और उस वृद्ध व्यक्ति की जान जा चुकी होती, ये कहना चाह रहे हैं लेखक। एंड दैट द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, है ना। और एक तथ्य ये था, एक बात ये थी उसके सौभाग्य के लिए कि वो जानता था कि जो बिल्ली हैं वो अपनी देखभाल कर सकती हैं, अपनी देखभाल, अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। वाज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, है ना। बस ये चीज़ें ऐसी थीं जो कि वृद्ध व्यक्ति के लिए क्या थीं, उसका सौभाग्य था, उसका गुड लक था, नहीं तो अब तक क्या जा चुकी होती, उसकी जान जा चुकी होती।
तो बस उसके भाग्य में भगवान ने बस इतनी चीज़ें दे दी कि उस दिन क्या था, ईस्टर संडे था, है ना, और उस दिन क्या था, बादल छाए हुए थे, बहुत नीचाई तक बादल छाए हुए थे, इसलिए उनके जो लड़ाकू विमान थे वो उड़ नहीं पा रहे थे, है ना। तो एक तो ईस्टर संडे की वजह से थोड़ी शांति थी, दूसरा जो बादल थे वो बहुत नीचाई तक बादल छाए हुए थे, और तीसरी बात उसके मन में ये थी कि भाई जो बिल्ली है वो अपनी देखभाल कर सकती है। बस ये चीज़ें थी जो उसके लिए एक गुड लक थी उस व्यक्ति के लिए। तो उसके बेचारे के भाग्य में सिर्फ इतना ही सुख लिखा था। तो इसके अंदर देखो बच्चों कितनी एक पीड़ा दर्शाई गई है कि जो युद्ध होते हैं वो तो किन की वजह से होते हैं, कुछ बहुत अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं जो खुद के निहित स्वार्थों की वजह से, है ना, देश की सेनाओं को क्या कर देते हैं, लड़वा देते हैं, सिपाहियों को आपस में लड़वा देते हैं। उनको तो क्या देना होता है, बस उनको तो आदेश देना होता है, खुद को थोड़ी लड़ना पड़ता है, नेताओं को नहीं लड़ना पड़ता, ठीक है ना। और उस युद्ध के दौरान, है ना, संघर्ष के दौरान कितने सारे निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं, कितने लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ता है, उस व्यथा का इसमें कितना कारुणिक वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।